नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सामान्य हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन में जितने भी हम प्रश्नों का डिस्कस करेंगे वो मोस्टली प्रश्न इसी सिलेबस पर आधारित हैं। यानी कि अधिकतर एलडीसी के पेपर है। एलडीसी के कुछ पेपरों का हमने डिस्कस किया और कुछ पेपर शेष रहे हैं जिनका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका सिलेबस यही है और ये सिलेबस आपके पटवारी में है, हाईकोर्ट, एलडीसी ग्रुप डी, इसके अलावा एसआई में भी ये सिलेबस तो है ही, इसके इतर भी एक्स्ट्रा सिलेबस हैं। तो ये मोस्टली कॉमन सिलेबस है सभी एग्जाम्स में। तो इन सिलेबस आधारित, इन टॉपिकों पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो हमारे पटवारी के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो पटवारी में भी यही सिलेबस है, पटवारी के लिए भी यूजफुल है। पर्यायवाची पर प्रश्न पूछे गए हैं, शब्द युग्मों पर प्रश्न है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारे के सारे टॉपिक पटवारी में भी है। और अपकमिंग जितनी भी एग्जाम्स है जिनमें सामान्य हिंदी व्याकरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी में है। तो आज का हमारा पेपर है वो एलडीसी एग्जाम 2018 का रहेगा। 12 अगस्त 2018 को ये एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाया था। तो आइए इस पेपर में सामान्य हिंदी व्याकरण से जुड़े प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और इसमें 75 प्रश्न है वो पूछे गए थे। पहला प्रश्न है इस पेपर का, प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रय, प्रथय या प्रहे। तो प्रार्थी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रय उपसर्ग है। संधि विच्छेद करें इनका तो प्रय प्लस अर्थी। प्रय का मतलब होता है आगे या अधिक। अर्थी का मतलब होता है, एक अर्थी का मतलब तो होता है जो शव को ले जाने वाली बांस निर्मित सावधान होता है उसे अर्थी कहते हैं। और एक अर्थी का मतलब होता है याचक, कुछ चाहने वाला, मांगने वाला। तो यही अर्थी का यहाँ पर सेंस निकल रहा है, ठीक है। और प्रय उपसर्ग है, इसका अर्थ भी पूछा जाता है काफी बार कि प्रय उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। प्रय उपसर्ग से बनने वाले और कौन कौन से शब्द हैं? तो प्रबल, इसके अलावा प्रचार, प्रसार, प्राचार्य, प्रय धन आचार्य, बहुत ही अच्छा शब्द है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको बताता हूं, प्रोज्वल, प्रय प्लस उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखेंगे। प्रोज्वल में भी प्रय उपसर्ग है। तो ये प्रय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, ध्यान में रखें। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सात्विक, नैमित्तिक, दैनिक, मोहक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोहक में इक प्रत्यय नहीं है तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक प्रत्यय है। मोह मूल शब्द है, मोह प्लस अक से बना है मोहक, ठीक है। और इक प्रत्यय से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ राज छिपा हुआ है। देखिए आप, सात्विक, अगर इनको शब्दों को तोड़ा जाए तो सत्व प्लस इक सात्विक बनता है। यहाँ पर इक प्रत्यय जुड़ा है, से का क्या हो गया? सा हो गया। यानी कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो ए का आ में परिवर्तन हो जाता है। शब्द के शुरुआत में अगर ए है स्वर है तो ए का आ में परिवर्तन हो जाएगा। ई है तो ई का आई में परिवर्तन हो जाएगा। ऊ है तो ऊ का औ में परिवर्तन हो जाएगा। ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखें। जैसे दैनिक है तो यहाँ पर दिन मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। तो ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, तो दैनिक हो गया। इसके अलावा जैसे उपनिवेश हो गया, उपनिवेश, इसमें अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, औपनिवेशिक, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान में रखें। ये केवल एक प्रत्यय जुड़ने से ही नहीं होती है, इसके अलावा अगर ये प्रत्यय के रूप में जुड़ता है तो भी ये परिवर्तन होता है। इस प्रकार से ई यहाँ छोटी
ई या बड़ी ई कोई भी प्रत्यय है जुड़ता है तो भी होता है। इसके अलावा ए प्रत्यय जुड़ता है तो भी होता है, और ए प्रत्यय जुड़ता है तो भी यही परिवर्तन है वो होता है, ध्यान में रखें। और यह जो प्रत्यय जुड़ता है तो शुरुआत में तो ये परिवर्तन होता ही है, लेकिन प्रत्यय से पहले वाला शब्द भी आधा हो जाता है। देखिए जैसे पंडित शब्द है, पंडित के बाद में प्रत्यय को लगाते हैं ये प्रत्यय, तो शब्द क्या हो जाएगा, ए के अंदर ए स्वर छुपा है, ये आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा पंडी, और ये के पहले वाला जो शब्द है ये आधा हो जाएगा, तो तय आधा हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो पंडित से पांडित्य बन गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रत्यय से संबंधित बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। शंकर का पर्यायवाची शब्द शशधर नहीं है। शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके अलावा खरगोश को भी शशधर कहते हैं, खरगोश और चंद्रमा। अगर शंकर की बात करें तो शंकर का पर्यायवाची शब्द शशिधर है, ना कि शशधर। तो यहाँ पर कंफ्यूज होकर आप कर सकते हैं इस प्रकार से गलती, लेकिन आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। शशिधर शंकर का है, शशधर खरगोश और चंद्रमा का है। भूतेश भूतों का स्वामी, भूतों का ईश। वामदेव, त्रिलोचन, ये सभी शंकर के पर्यायवाची है। इसके अलावा भी शंकर के पर्यायवाची को देखा जाए तो कैलाशपति, उमापति, शैलजापति, गिरिजापति, ये सभी शिव के पर्यायवाची शब्द है। बाकी आपको पता ही है महादेव, महाकाल, ये भी शिव जी के ही पर्यायवाची है। इसके अलावा चंद्रमौली, चंद्रचूड़, नीलकंठ, विश्वनाथ, ये शिव शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है तामसिक शब्द का सही विलोम होगा राजसिक, सात्विक, कुपित और सातत्य। तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सात्विक, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है। इष्ट का अनिष्ट, आशा का निराशा, उर्वर का ऊषर और आधुनिक का नवीन। तो यहाँ पर डी है ये करेक्ट आंसर है हमारा, विलोम युग में सही नहीं है। आधुनिक और नवीन दोनों समानार्थक हैं, इसका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। अगर इनका विलोम पूछा जाए तो आधुनिक का क्या करेंगे, प्राचीन, और नवीन का भी हम पुरातन कर सकते हैं, या प्राचीन भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उर्वर का ऊसर या अनुर्वर कर सकते हैं। आशा, निराशा, इष्ट, अनिष्ट, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला सवाल, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। सूर्य, पक्षी, कनकौआ, वादक। तो पतंग के अनेकार्थक है, ये सूर्य भी है, पक्षी भी है, कनकौआ भी है। इसके अलावा जो पतंगा होता है, कीट पतंग, उसके लिए भी इस शब्द का यूज लेते हैं, लेकिन वादक है ये पतंग के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। और पतंग का एक और अनेकार्थक है नाव, ये भी पतंग का अनेकार्थक है। नेक्स्ट है स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यादाश्त, सुधि, 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 सुधि और विद्युत या विद्वत। तो यहाँ पर मात्राओं का खेल है। स्मरण का मतलब होता है यादाश्त, सुधि, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी सुधि होगी, ऑप्शन नंबर बी वाली सुधि। विद्वान सुधि, धी बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, सुधि और सुधि यानी स्मरण और सुधि यानी विद्वान। यहाँ पर ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये विपरीत है, ठीक है। यादाश्त स्मरण का होता है, लेकिन सुधि का मतलब भी स्मरण होता है। यादाश्त और सुधि इसका एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी विपरीत है, ये भी नहीं होगा। और विद्युत, विद्युत स्मरण का कोई लेना देना नहीं है। विद्वत का मतलब होता है विद्वान, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से
स्मरण का सुधी और विद्वान का सुधी। अगला, निशाकर निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ है। चंद्रमा राक्षस, राक्षस चंद्रमा, विचरण निशि या रात दिन। तो निशाकर, निशा यानी रात्रि, कर यानी करने वाला, रात्रि को कौन करता है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। निशाचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण करते हैं असुर लोग, राक्षस। ठीक है, तो चंद्रमा और राक्षस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? नीला, जहरीला, कंटीला, रोबीला। तो नीला नील संज्ञा है, जहरीला जहर, कंटीला कांटा। तो इसमें रोबीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोब इला। ठीक है, लेकिन इसमें बोर्ड ने इस नीले को भी, जो नील है नील, ठीक है, तो नील भी एक प्रकार से विशेषण का रूप इन्होंने माना है और दोनों ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट बताया है, इसीलिए इस सवाल को है वो डिलीट किया है। ठीक है, लेकिन सबसे अगर प्रेफरेंस इनमें दी जाए तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? सारांश, सारांश, सारांश या सारांश। तो शुद्ध शब्द है सारांश। ठीक है, इसमें देखिए आप, सार प्लस अंश, इससे बना है सारांश। तो ये सार प्लस अंश कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, और ये इसका शुद्ध रूप है। दृश्य, मेरी आंखों में आंसू आ गया, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण है। तो आंसू है ये हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं, आंसू एक नहीं होता है, और आंख भी, आंसू जब आते हैं तो दोनों आंखों में आते हैं, एक आंख में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इसमें ना तो लिंग संबंधी अशुद्धि है, ना अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि है, ना ही सर्वनाम के कारण। तो वचन के कारण अशुद्धि है। यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है लेकिन बहुवचन होना चाहिए। इसका अगर शुद्ध रूप लिखने को कहे तो वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रमधारय वाच्य। तो क्रमधारय वाच्य कोई भी वाच्य नहीं होता है। कर्तृ, क्रम और भाव तीन वाच्य होते हैं, तीन प्रकार होते हैं वाच्य के। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो इसमें आपका कौन सा वाच्य होगा? क्रमवाच्य होगा। ठीक है, से या के द्वारा इसमें आया है, तो इसलिए हमारा क्रम वाच्य होगा। जहां पर क्रिया कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है तो क्रमवाच्य कर्ता के अनुसार होती है, तो क्रमवाच्य और कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर किसी भाव के आधार पर होती है तो भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्रमवाच्य है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो मोहन ने, कर्ता ने अविनाश को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अविनाश को। इसमें कर्म सीधे तौर पर दिख रहा है, प्रत्यक्षत दिख रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया में कर्म का पाया जाना हो, ठीक है, कर्म विद्यमान हो, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला सवाल है, अभिज्ञ अविज्ञ उचित शब्द युग में छांटिए। मूर्ख, पंडित, विद्वान, भाषाविद, विधायक या श्रेष्ठ, जानकार और मूर्ख। तो अभिज्ञ हमने पहले भी इसका डिस्कस किया था। अभिज्ञ का मतलब होता है विद्वान, सब कुछ जानने वाला, अभिज्ञ। ठीक है, इसका अगर विलोम कहेंगे ना तो क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ यानी कुछ नहीं जानने वाला, मूर्ख।
जिसको कुछ भी ज्ञान न हो। ठीक है, तो अभिज्ञ इसमें ए लगने पर इसकी नेगेटिविटी है वो नहीं आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अर्थ होता है विद्वान। अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है जिसे कुछ भी जानकारी न हो। ठीक है, अविज्ञ यानी मूर्ख, अभिज्ञ यानी ज्ञानी, जानकार। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जानकार और मूर्ख। ठीक है, अविज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ। जो विशेष ज्ञान रखता है, वी फॉर विशेष ज्ञ यानी ज्ञान, विशेष ज्ञान रखने वाला यानी कि ज्ञानी, पंडित कह सकते हैं। एक अभिज्ञ या विज्ञ का मतलब भी यही होता है जो अभिज्ञ का होता है, और अनभिज्ञ का मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, मूर्ख। नेक्स्ट सवाल है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक, उपेक्षा, ऐतिहासिक, उपेक्षित, ऐतिहासिक, अपेक्षित, ऐतिहासिक, अपेक्षित। तो उपेक्षा शब्द है, इसका अगर विशेषण करना है, इतिहास है, इसका अगर विशेषण बनाना है तो इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया जब इक प्रत्यय लगता है तो ई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में। तो यहाँ पर ऐतिहासिक, इतिहास से क्या बनेगा, ऐतिहासिक, आई होगा इसमें। और उपेक्षा, इत प्रत्यय जुड़ा, उपेक्षित। तो यहाँ पर उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षित, अपेक्षा का होता है अपेक्षित, न कि उपेक्षा का। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आई बड़ा होता है और ये आई का रूप ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इक वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। 2-3 प्रश्न आपको एक ही पेपर में इनसे संबंधित देखने को मिलेंगे, चाहे प्रत्यय से हो या फिर संधि से। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। राजमार्ग, ऋणी, होशियार, श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति, षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, जागृति, दिनांक, प्रभु। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटना है। सी अशुद्ध है। षड्यंत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखेंगे, षड्यंत्र। ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पर ने है तरह से पहले ध्यान में रखें। इसके बाद में ज्योत्सना है, तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जो ते से भी आधा आएगा और ते भी आधा आएगा। ठीक है, जे आधा, यू, ते आधा, से आधा ना, ज्योत्सना। श्राप ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होता है शाप। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी राजमार्ग ऐसे ही लिखा जाता है, ऋणी भी सही है, होशियार भी सही है। श्रीमती में ती बड़ा होता है, जो भी स्त्रीवाचक शब्द है उसमें ती बड़ा होता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है वो होती है। हंसिनी, मूर्ति। जागृति, दिनांक, प्रभु, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वहां कौन कौन से लोग आए थे, वह उत्तीर्ण हो गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यह महिला बहुत विदुषी है। तो इसमें 1 नंबर वाला अशुद्ध है, वहां कौन कौन से लोग आए थे। तो यहाँ पर से नहीं आएगा, वहां कौन कौन लोग आए थे ये होगा। ठीक है, कौन कौन से यानी कि कौन कौन अपने आप में ही बहुवचन है और से लगाकर इसको और क्लिष्ट कर दिया जाता है, तो ये गलत होगा। वहां कौन कौन लोग आए ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से गलत विकल्प है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवाच्य है मैं। इस मैं के अनुसार, कर्ता के अनुसार इस क्रिया में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो कृतवाच्य बिल्कुल करेक्ट है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या है, दुख सहन करने का एक भाव प्रकट हो रहा है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, क्रमवाच्य। मैं
नहीं सो सकता। तो यहाँ पर क्रमवाच्य नहीं है, कृतवाच्य है। ठीक है, इस में के अनुसार इस क्रिया में, सोना क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, क्रमवाच्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगर इसका भाववाच्य बनाना होगा तो मेरे द्वारा इस गर्मी में नहीं सोया जा सकता, यह होगा। ठीक है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, कृतवाच्य है, कौन काट रहा है, मजदूर काट रहा है। ठीक है, इसके अनुसार चेंज हो रही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पिपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक जो शब्द है वो है युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, पिपासु पाने की इच्छा रखने वाला या फिर पीने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, और उत्सुक है इसका मतलब होता है उत्कट इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोकोक्ति है ये पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, लेकिन मुहावरा है ये वाक्यांश मात्र होता है, यानी कि वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का प्रयोग है ये केवल और केवल वाक्य में ही किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुहावरा और लोकोक्ति है इसमें महत्वपूर्ण एक भेद है, वो ये है कि मुहावरे के अंत में ना लगा होता है। मुहावरे अगर लोकोक्ति की पहचान करनी हो तो ना अगर जिस वाक्यांश के पीछे लगा होता है तो वहां पर क्या होता है, मुहावरा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है। गजेट, गजेट, सप्लीमेंट्री पूरक, एकेडमिक शैक्षणिक, प्रोविडेंट फंड वेतन निधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। प्रोविडेंट फंड का मतलब वेतन निधि नहीं, वेतन विधि नहीं होता है, इसका मतलब होता है भविष्य निधि, भविष्य निधि, पीएफ बोलते हैं जिसे, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। एकेडमिक शैक्षणिक, सप्लीमेंट्री यानी पूरक, और गजेट, गजेट का मतलब होता है गजेट, और इसे गजेट भी कहते हैं हिंदी में भी, और इंग्लिश में सॉरी हिंदी में इसे राजपत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो गजेट, गजेट और राजपत्र, तो ये भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो परम प्लस उत्सव से यह शब्द बना है, और इसमें यहाँ पर ओ देख रहे हैं आप, तो गुण संधि है, ऑब्वियसली बात है। परम प्लस उत्सव, ठीक है, इसमें में ए स्वर है, ए स्वर जब ऊ स्वर से मिलता है तो ये ओ हो जाता है, और इस प्रकार का जो नियम है ये कौन सी संधि में है, गुण संधि में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी स्वर संधि के भेद हैं, गुण, वृद्धि, यण, दीर्घ और अयादि, ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर आई की मात्रा है, ठीक है, और ये मात्रा किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है, तो इसमें संधि कौन सी है, वृद्धि। संधि विच्छेद क्या होगा, सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस एव या सदा प्लस एव। तो इसमें ये जो संधियां है, दीर्घ संधि हो गई और विशेषकर वृद्धि संधि, तो इसमें हमें ये तो पता रहता है कि सदैव सदा प्लस एव होगा, लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एव छोटा होगा या फिर बड़ा, ए होगा या आई। तो देखिए जो एव है ये सदैव इस प्रकार से ही लिखा जाता है, ए, ठीक है, ये आयु का कोई रूप नहीं है।
तो सदा धन एव सदैव से ये शब्द बना है और इसमें वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए सदा प्लस एव, दा इसमें दे में क्या है, आ छुपा हुआ है, स्वर प्लस ए है। जब ए या आ के बाद में ए आई या ओ औ आ जाए तो ए आई इसका क्या हो जाएगा, ए का आई हो जाता है, ठीक है, आई। सदा तो सदैव, ये आ तो चला गया, इन दोनों आ के मिलन से क्या हो गया, आई हो गया। तो इसमें केवल और केवल दे रहेगा, से दे हलंत, उसके बाद में वे, ठीक है। ये आई ए भी इसमें आ गया, आ प्लस ए आई बना, तो यहाँ पर आई कहाँ आएगा, इस दे के ऊपर, सदैव, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है वो, इसमें इस संधि का नियम है वो लगा है। नेक्स्ट है नमस्ते में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो नम है, विसर्ग लगा है, इसके बाद में ते, और इस विसर्ग के स्थान पर से आ जाएगा, नमस्ते, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, महाजन, कष्ट साध्य, यथाशीघ्र, पीताम्बर। तो महाजन, महान है जो जन, इसमें ही कर्मधारय समास है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का भेद उपमेय और उपमान का अर्थ है वो निकलता है। तो जन कैसा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, महान है, ठीक है, महान है जो जन, महाजन। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कर्ण से, ठीक है, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके। यथा इसमें क्या है, अव्ययी, तो अव्ययभाव समास है। पीताम्बर, पीत, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, कृष्ण। तो यहाँ पर तृतीय अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकलता है बहुब्री समास होगा। और हो सकता है बोर्ड ने इसे बहुब्री के साथ में कर्मधारय भी मान रखा हो, तो इसलिए इस प्रश्न को है उन्होंने डिलीट भी किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, महाजन का तो कर्मधारय होता ही है, कोई डाउट नहीं है। कष्ट साध्य में तत्पुरुष, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव, और इसमें दोनों ही इन्होंने माना है, इसलिए ही इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो यहाँ पर द्वंद्व इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये भी पद है, आगे वाला भी प्रधान है, पीछे वाला भी प्रधान है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। द्विगु, दो गायों का संहार, संख्यावाची शब्द होता है, ठीक है। और इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, क्रमधार्य में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए क्रमधार्य और द्विगु तत्पुरुष के ही दो उपभेद बताए जाते हैं। बहुब्री समास में तृतीय पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, ए, अध, आध, आदि। अध कचरा में अध उपसर्ग है, अध मरा, अध कचरा, अध पका, ठीक है, ये अध उपसर्ग लगा हुआ है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही इजी प्रश्न है, कै, कु, कु या कुस। तो कुपात्र में कु उपसर्ग है, कु छोटा है ना कि बड़ा, ठीक है। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उप, उ या उपी। उपनाम शब्द उप उपसर्ग है, उपनाम, ठीक है। तो मित्रों आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर शेष जो बचे हैं इस पेपर के प्रश्न उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।